हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हम खाते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल रहा है, रेस्पायर करते हैं, एनर्जी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हो कहाँ से रही है, ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? वो जो छोटा से छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर हम कर भी सकते हैं तो पूरा का पूरा वो अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है। वो क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसको एक सिंपल वे में, एक सिंपल डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हम एक घर कंसिडर करते हैं। एक छोटा सा घर है और ये उसकी दीवार है। तो एक घर जो होता है वो कुछ वॉल से मिलकर बनता है, और वॉल्स के ऊपर सीलिंग्स होती हैं, नीचे रूफ होता है, ठीक है। तो ये जो वॉल्स है ये भी तो एक छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर ही बना होगा। ये वॉल अपने आप एक बड़ा यूनिट तो है नहीं, तो ये वॉल को किसने बनाया? एक छोटे छोटे यूनिट करके बनाया है। ये एक चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो या जितना भी छोटा सा एक हाउस हो, लेकिन ये उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक के बिना कोई भी हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। वैसे ही हमारी एक बॉडी होती है, हमारी जो प्रॉपर बॉडी है, हमारी नहीं चाहे सारे ऑर्गेनिज्म की, वो भी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बने हुए होते हैं। और उन ब्लॉक्स को हम बायोलॉजिकल टर्म में, जो ब्लॉक्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल टर्म में हम सेल कहते हैं। ये तो हो गई हमारी एक मॉडर्न डेफिनेशन हो गई हमारे सेल की, कि हमारा जो सेल है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बिल्डिंग यूनिट है हमारी बॉडी का। बट जो साइंस की हिस्ट्री में हुआ वो हुआ क्या था? एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक्स। जब हम हायर क्लास में जाएंगे और प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे, प्लांट के एनाटॉमी के बारे में, तो प्लांट्स के एनाटॉमी में हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉर्क कैम्बियम। ये एक प्लांट में स्ट्रक्चर होता है, उनके टिश्यूज़ के बीच में होता है ये। तो ये कॉर्क कैम्बियम जब हम पढ़ रहे होंगे तो इन्हें ये कॉर्क मिला, प्लांट का ये कॉर्क इन्हें मिला। और इस कॉर्क को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, मतलब माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा छोटा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ऐसे। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और ये सारे स्ट्रक्चर जो थे वो देखने में एनाटॉमिकली, जो उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल सिमिलर था सारे में। जहाँ तक वो देख रहे उस कॉर्क को, वहाँ तक वो सिमिलर था। तो उन्होंने क्या इसे कह दिया? उन्होंने इसे कह दिया सेल। उन्होंने कह दिया कि ये सेल है। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रूम। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट का जो कॉर्क होता है उसे जब मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मैंने एक रूम लाइक स्ट्रक्चर देखा, और सारे रूम्स जो थे वो बहुत ही सिमिलर थे। हम उन्हें एक जैसा नहीं कह सकते। एक जैसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ सेल होंगे ऐसे छोटे रहे होंगे, कुछ बड़े रहे होंगे, कुछ छोटे रहे होंगे, कुछ बड़े रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सिमिलर थे, वो एज इट इज़ नहीं थे, वो बस सिमिलर थे एक दूसरे से। तो उन्होंने इसे कह दिया कि इसे हम कहेंगे सेल। तो हु कॉइन्ड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक, ठीक है। और इसके साथ ही एक बात और याद रखना कि रॉबर्ट हुक्स और रॉबर्ट्स ब्राउन, ये दो साइंटिस्ट में हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट्स ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। ये दो डिफरेंस हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक्स और रॉबर्ट्स ब्राउन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट्स ब्राउन का क्वेश्चन आया और आप लिख दो कि सेल, ही डिस्कवर्ड द सेल, और रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। नहीं, इन्होंने सेल डिस्कवर किया था और इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। एंड द टर्म इज ऑल्सो कॉइन्ड बाय देम ओनली। अब हम बात करते हैं सेल, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट है कैसे? फंडामेंटल यूनिट वो ऐसे है जैसे एक फैमिली हम लेते हैं, तो एक फैमिली ले लो या कोई बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस का क्या होता है? जितना बड़ा वो बिजनेस होता है उतने ज़्यादा उसमें ऑपरेटिंग मशीन्स होती हैं और उतनी ही ज़्यादा उसमें मैन वर्क होता है, मैन पावर होता है। तो वो मैन पावर में क्या होता है? अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता कैसे है कि कुछ ग्रुप्स हैं होते हैं, कुछ पीपल के ग्रुप होते हैं, उन्हें कह दिया जाता है कि तुम ट्रांसपोर्टेशन का काम करो, ठीक है। कुछ ग्रुप्स होते हैं
उन्हें कह दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करो। कुछ होते हैं उन्हें कह दिया जाता है कि पैकेजिंग का काम करो। कुछ कह दिया जाता है कि सप्लाई का काम करो। तो ये क्या है, एक बिजनेस तो सिर्फ एक है, लेकिन उनका डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग है। कुछ ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ पैक कर रहे हैं, कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कुछ जो आउटपुट होता होगा उसको लेकर आते होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। तो हमारा बॉडी भी एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सेल जो होता है, एक प्रॉपर अगर हम एक सेल ले लेते हैं तो वो सेल करता क्या है, ये अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे ऑर्गन में जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनका अपना अलग फंक्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं वो सेल की जो हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, बोन सेल, ये ऐसे करके कुछ होते हैं, ये बोन सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बोन सेल क्या करेंगे, ये बोन्स क्या करता है, हमारी बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है। हमारी बॉडी को डिज़ाइन कैसे करना है उसका फ्रेम कौन होता है, बोन होता है। बोन कह लो या स्केलेटल सिस्टम कह लो। तो ये हमें एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को कि हमारा बॉडी फर्मली कहीं पे बैठ सके, कहीं पे स्टैंड हो सके। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसके सेल्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रिजिड होने चाहिए, बिल्कुल फर्म होने चाहिए। दूसरा जैसे ले लेते हैं अमीबा। अमीबा के पास कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसे इनगल्फ कोई भी फूड पार्टिकल है उसे इनगल्फ करना है या फिर उसे एक्सक्रीट करना है, कुछ भी करना है। तो अब इसके सेल को कैसा होना पड़ेगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अपना अलग अलग ऑर्गन है नहीं, ये खुद में ही एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है और उसे ही पूरा काम करना है। ये सेल करेगा क्या, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गई ये सेल। ये क्या करेगा, एक्सटेंड हो सकता है, इसको ले सकता है, फिर उसको जब एक्सक्रीट करना होगा तो फिर अपना पोर ओपन कर देगा, ये बाहर हो गया। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, और अगर नहीं आपको नहीं समझ में आया है तो पिछली क्लासेस में अमीबा का मैकेनिज्म देख लीजिएगा। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल होता है वो डिज़ाइंड रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन करता है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि हम सेल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या सेल के खुद के कंपोनेंट नहीं होते। नहीं, ये प्रॉपर एक सेल है, लेकिन उस सेल के पास भी अपना खुद का कंपोनेंट होगा। वो कंपोनेंट क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कंपोनेंट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि अगर इसको एक फंक्शन दे दिया जाए, जैसे इसे फंक्शन दे दिया जाए कि इसे एनर्जी रिलीज़ करना है, तो एनर्जी रिलीज़ कहाँ से करेगा, कुछ तो होना चाहिए उसके पास। तो इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो ये फंक्शन कर रहे होंगे। कौन सा फंक्शन, एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन। तो ऐसे ही हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होते हैं, सिचुएटेड होते हैं हमारी बॉडी में, और कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह के सेल होते हैं वो भी उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, ह्यूमन बॉडी में कुछ सेल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ओवम देखेंगे। दिस इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। दिस इज अ रिप्रोडक्टिव सेल फाउंड इन फीमेल्स। ये सारे एग्जाम्पल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है नर्व सेल। ये नर्व है, ये क्या है, ये नर्व सेल है। सेल ये भी है, सेल ये भी है, बट डिफरेंस दोनों में क्या है पता है, डिफरेंस ये है, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारी पूरी बॉडी में इम्पल्स कंडक्ट कराना। आप जब हायर क्लास में जाओगे, हायर क्लास बहुत ज़्यादा नहीं, 10th में ही जाओगे जब आप, तो एक चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे कंडक्शन या स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन में होता क्या है कि हमारे हाथ में अगर कोई
एक सुई चुभा दे तो हमें सोचने में टाइम नहीं लगता है, हम तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो वो पीछे होता कैसे है? वो हमारा ये काम हमारे नर्व सेल का होता है। नर्व सेल जो होता है वो एक इम्पल्स कंडक्ट कराता है, हमारी बॉडी को एक मैसेज भेजता है कि हाथ में सुई चुभ रही है। फिर मैसेज हमारा बॉडी देता है, हमारा ब्रेन देता है हमारी नर्व सेल को कि आप क्या करो, हाथ को पीछे ले लो। तो फिर वो मैसेज वो ब्रेन से नर्व सेल हमारे हाथ पर लेकर आता है और कहता है हाथ को पीछे करो। तो ये जो कंडक्शन का टाइम होता है वो बहुत ही साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये फंक्शन करता कौन है? हमारा नर्व सेल कर रहा होता है, ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाता है, ब्रेन से मैसेज को लेकर आता है। तो इसलिए इसका डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है? ये सिंपली एक एग होता है, रिप्रोडक्टिव एग होता है जो फ्यूज़ होना रहता है किसके साथ? स्पर्म्स के साथ। तो इसलिए इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, क्योंकि इसे फर्दर डिवाइड होना रहता है। कैसे? होलोब्लास्टिक या बाकी सारे जितने भी डिवीजन्स होते हैं, इक्वल या अनइक्वल, ये आप हायर क्लास से पढ़ोगे, तो ये डिवीजन इसका करना रहता है, इसलिए स्फेरिकल शेप होता है। दो चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट सेल, ये पूरे बायोलॉजी की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, वो होता है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए। जो पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कह लो, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये दो टर्म्स हैं और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन सेल के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ह्यूमन सेल के। इनके डायग्राम और इनके नाम याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे उनके कंपोनेंट के बारे में, जो सेल का कंपोनेंट है। तो सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक उनका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और दूसरा होता है उनका इनिशियल कंपोनेंट, जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहेंगे। दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है हमारा सेल, एक प्रोटेक्टिव कंपोनेंट और मैट्रिक्स, और दूसरा होता है ऑर्गेनेलीज। तो पहले हम प्रोटेक्टिव कंपोनेंट और ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, सॉरी प्रोटेक्टिव कंपोनेंट और मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स में होता क्या है? पहले प्रोटेक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है? हमारा एक सेल है, अदर इट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो इसमें कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स उससे भरा होगा, और एक सेल तो है नहीं। हम अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो एक और सेल ऐसा होगा, ऐसे एक और सेल होगा, इसके पास भी ऐसे भरा होगा फ्लूइड। फिर यहाँ पर एक और सेल होगा, इसके पास भी भरा होगा मैट्रिक्स। बट अब सारे सेल एक जैसे हैं या नहीं है ये तो हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये सेल डिफरेंट हो, ये सेल डिफरेंट हो, बट अगर ये फ्लूइड मैट्रिक्स है तो इसका नेचर होगा फ्लो कर रहा होगा ये। तो अगर ये फ्लो करेगा तो इसका जो मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो ये मिक्सिंग ना हो, अलग ये इसका फंक्शन कुछ और होगा, ये सेल कुछ और होगा, इसका फंक्शन कुछ और होगा, ये सेल कुछ और होगा, तो ये आपस में इंटरमिक्स ना हो जाए, इसलिए इस फ्लूइड के चारों तरफ एक लेयर होती है। इस लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका नेचर कैसा होगा? सेलेक्टिव परमिएबल होगा ये सेलेक्टिव परमिएबल होगा। क्यों होगा? ये पूरा मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज, कुछ कंपोनेंट भरे होंगे, इनका कुछ फंक्शन होगा। तो अगर हमें खाना बनाना है तो हमें चलो खाना बनाने आता है, ठीक, लेकिन हमें खाना बनाने के लिए भी तो एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। अगर हमें एक
सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी के लिए भी तो एक रॉ सब्ज़ी की ज़रूरत होगी हमें। तो ऐसे अगर ये ऑर्गेनेलिज हैं, इनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी तो इन्हें बाहर से कुछ चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे एक लेयर लगी हुई है, तो वो आएगा अंदर कैसे? और अगर मान लीजिए जगह दे भी दे आने के लिए, तो हो सकता है इसके साथ कुछ ऐसे भी मटेरियल आ जाए जिससे नहीं आना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर एक सेल का अपना मेम्ब्रेन यूनिक होता है। वो ऐसा नहीं होता कि सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसे होते हैं, अलग अलग सेल के अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ज़रूरत है राइबोसोम्स की, सिर्फ मान लेते हैं ज़रूरत नहीं होती है राइबोसोम की, क्योंकि राइबोसोम यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, लेकिन हम बस बता रहे हैं कि अगर राइबोसोम की यहाँ ज़रूरत है तो राइबोसोम ही आएगा यहाँ पर। अब राइबोसोम के साथ अगर प्रोटीन आ रहा होगा तो प्रोटीन ही बाहर चला जाएगा, नहीं आने देगा, स्टॉप कर देगा। ये इसी के लिए बना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। एंड सेकेंड थिंग, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कैसे होता है? कभी कभी एग्जांपल एक ले लेते हैं। अक्सर जो कैशिव होता है ड्राई फ्रूट्स में, जो किशमिश होती है, उसको अगर हम कुछ देर के लिए पानी में भिगो देते हैं तो क्या होता है? वो फूल जाती है, वो ऐसे करके फूल जाती है। पहले कैशिव कैसा था? कुछ ऐसा करके था, ये फूल जाती है। अभी आगे टर्म में हम एक ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी किस में है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसके अंदर वाटर आ रहा है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता, तो क्या ये फूलता? क्या स्वेल नहीं होता। लेकिन ये फ्लेक्सिबल था तो ये स्वेल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके नेचर कैसे होता है? एक सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, दूसरा फ्लेक्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हमेशा अपने फ्लूइड को, अपने ऑर्गेनेलिज को, अपने जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें एक दूसरे से इंटरमिक्स होने से प्रोटेक्ट करता है, अवॉइड करता है कि इनका इंटरमिक्स ना हो। दूसरी थिंग वो क्या है कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोटीन और दूसरा होता है लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से बना होता है। इनके बाई लेयर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्रोटीन ऊपर एम्बेडेड होता है ऐसे करके, सॉरी ऊपर नीचे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के बाई लेयर होते हैं और प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड रहता है। ये लिपिड का फॉर्मेशन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है जो 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर द नॉलेज आई एम टेलिंग यू। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे होता है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी वजह से इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मिल जाती है। ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर होता है। फर्स्ट थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सारे सेल में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर क्वेश्चन में आए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन एवरी सेल। The part which cannot be seen or which cannot be found in every cell is cell wall. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? ये एक सेल मेम्ब्रेन था जो फ्लूइड मैट्रिक्स को फ्लो होने से बचा रहा था, उन्हें इंटरमिक्स होने से बचा रहा था। उन्हें बाहर से जो सब्सटेंस को आना है उन्हें डिफ्यूज़ कैसे करना है, ये काम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये सेल वॉल का क्या काम है? इस सेल वॉल का काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल होगा तो ये बहुत ही पोरस होगा, पोरस के साथ ये बहुत ही डेलिकेट और थिन मेम्ब्रेन होगा। तो अगर ये थिन मेम्ब्रेन होगा तो इससे बाहर के जो एजेंट्स वहाँ से प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो इसे प्रोटेक्शन कौन देगा? सेल वॉल देगा। कभी भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कंफ्यूज मत होना। ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल है। अभी मैंने कहा कि सेल वॉल कैन नॉट बी फाउंड इन एवरी सेल या ईच एंड एवरी सेल। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। जो प्लांट के सेल्स होते हैं इन्हीं में ये पाया जाता है सेल वॉल। एनिमल सेल्स में नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि हमेशा नोटिस करना, जो प्लांट्स होते हैं और जो हम ह्यूमंस होते हैं या जितने भी फौनाज होते हैं उनके पास
ब्रेन कैपेसिटी होती है जो प्लांट्स के पास नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि जितने हार्श इन्वायरमेंट और जितना हार्श कंडीशन प्लांट वो करते हैं, मतलब जो प्लांट्स केपेबल होते हैं उनको लेने के लिए जो हार्श कंडीशन होता है वो ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ह्यूमंस टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उतने हार्श कंडीशंस को। जैसे प्लांट्स क्या है, बारिश हो रही होती है, बारिश में भी प्लांट वहीं पे रहता है, ह्यूमंस खड़े नहीं हो पाते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसके जो सेल्स होंगे, मैंने अभी बात जब ऑस्मोसिस की होगी तो वहाँ मैं बताऊंगी कि वहाँ पे वाटर डिफ्यूज़ होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। इससे पहले हम ये बस इतना जान लो कि वाटर यहाँ पर अब्जॉर्ब होगा, प्लांट जो होंगे वाटर अब्जॉर्ब करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन था। अगर यहाँ पे एक्सेस वाटर आता जाए, एक बलून ले लो, बलून में हम क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं। अब जब एक्सेस एयर ब्लो करने लगते हैं बलून में तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो बलून फट जाता है। तो ये कंडीशन इस सेल में भी होता होगा कि जब हार्श कंडीशन आ रहा है, पूरे वाटर पूरे मिनरल्स जब बार बार कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, कंटिन्यूसली डिफ्यूज़ हो रहे हैं प्लांट्स में, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो फटेगा, ऑब्वियसली फटेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है। तो इसे फटने से कौन बचाएगा, सेल वॉल बचाएगा। इसे फटने से बचाएगा कौन, सेल वॉल बचाएगा। करेगा क्या, जब ऑस्मोसिस हो रहा होगा, ऑस्मोसिस में वाटर अंदर जा रहा होगा, डिफ्यूज़ हो रहा होगा, तो डिफ्यूज़ हो रहा होगा तो ये फुल रहा होगा, जब ये फुल रहा होगा तो ये प्रेशर लगा रहा होगा अगेंस्ट द वॉल। ये जो प्रेशर अगेंस्ट द वॉल लगा रहा है इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वो ऑस्मोसिस के इन्फ्लुएंस में प्रेशर लगा रहा है, इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। अब जब ये इस वॉल में प्रेशर लगाने लगेगा तो ये वॉल उल्टा इस पे प्रेशर लगाएगा। ये वॉल जब इस पे उल्टा प्रेशर लगाएगा तो इसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। अब ये करेगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा, पानी अंदर आता जा रहा है, लेकिन बाहर का सेल वॉल उसे अब और स्वेल नहीं होने दे रहा है, उसे अब पकड़ के रखे हुआ है कि नहीं अब ज़्यादा अब नहीं फूलना है। तो इससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरी चीज़ कि इन केस कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर के एजेंट से अगर डैमेज प्रोवाइड हो रहा हो, किसी भी तरीके से अगर उसे डैमेज हो रहा होगा तो इसे कौन बचाएगा, सेल वॉल बचाएगा। अच्छा, एनिमल सेल में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स इतने हार्श इन्वायरमेंट को टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश वो खुद करते हैं। इस वजह से उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, वो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इतना फिक्स होता है कि वो अपने आप से सेटिस्फाइड रहता है कि नहीं मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन प्लांट्स उनके पास प्रोटेक्टिव लेयर एक्स्ट्रा होती है, सेल वॉल, ताकि वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरा हम लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करने से पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसे ऑपरेट करना होता है। गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक अगर छोटा सा कोई कंटेनर हो जिसमें गैस, कोई एरोमा वाली गैस भरी हो, उसे हम ओपन कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद विदिन 2 to 3 मिनट्स वो एरोमा जो होता है वो पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो चुका रहता है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस इन द गैसेस फॉर्म हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज डिफ्यूजन। उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एन ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल हम उस किशमिश का लेंगे जो हम पानी में भिगो देते हैं कुछ देर के लिए, तो होता क्या है, वो फूल जाता है। अब उसी किशमिश को अगर एक चाशनी है, चीनी की चाशनी, अगर हम उस फूली हुई किशमिश को हम उसमें डाल देते हैं, थोड़ी बार क्या होगा, वो वापस से सिकुड़ जाती है। तो ये दो फिनोमेना हो कैसे रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई सेल है, ये हम एक सेल ले लेते हैं ऐसे करके,
ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हाँ, अभी सेल वॉल की बात नहीं कर रहे हैं। सेल वॉल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फंडामेंटली देख रहे हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ऑस्मोसिस सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे सेल्स में होता है, इसलिए सिर्फ हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कंसिडर करते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके पास अपनी ऑर्गेनेलीज होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कुछ कंपोजिशंस होंगे, कुछ मिनरल्स या विटामिन्स के। बाहर जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर ये सेल है वहाँ पे बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा वाटर है। थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि सेल का साइज इंक्रीज हो चुका रहेगा और वाटर कंटेंट कम हो चुका रहेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर मूव कर रहा है। ये नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जो अपने इनिशियल फेज में विदाउट एनी फोर्स को रख दिया जाए, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो उसका अपना नेचर होता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाना। फिर चाहे हम बात फोर्स की करें, प्रेशर की करें, लिक्विड की करें, गैस की करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही वाटर के साथ भी हो रहा है। यहाँ वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, तो वाटर ऑटोमेटिकली मूव करेगा सेल में। कब तक मूव करेगा? जब तक बाहर के इन्वायरमेंट में जो वाटर है और इस सेल में जो कंसंट्रेशन है वाटर का, ये दोनों सेम ना हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा एक हाथ ठंडा है, एक हाथ बहुत ठंडा है, दूसरा हाथ गर्म है, ठीक है। अब हम इस हाथ को इस हाथ से टच जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये हाथ गर्म हो ना हो लेकिन हमारा जो गर्म हाथ है वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हीट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी था वो एनर्जी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रही थी। यहाँ पे एनर्जी थी नहीं, यहाँ पे एनर्जी थी। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो यहाँ से हीट इसमें आया और कब तक आएगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर होता है। कंसंट्रेशन जब तक सेल का और एनवायरनमेंट का सेम ना हो जाए तब तक ऑस्मोसिस होता रहेगा, तब तक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता होगा वो स्वेल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और इस ऑस्मोसिस के टर्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे स्वेल हो रहा है, इस ऑस्मोसिस के टर्म में हम 3 तरह का सोल्यूशन पढ़ते हैं। और वो सोल्यूशन अपना खुद का नहीं होता है, वो सोल्यूशन हम तब डिसाइड करते हैं जब 2 सोल्यूशन के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। कंपैरिजन हो कैसे रहा होता है? ये 2 सेल है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ वाटर है, मान लो 10 ml वाटर है। यहाँ पर वाटर 10 ml है तो बाकी सारे जो कंपोनेंट होंगे वो 5 ml है, ठीक। यहाँ पर क्या है? 10 ml कंपोनेंट है और 5 ml वाटर है। देख क्या रहे हैं हम? पहले हम सेम ले लेते हैं। पहले 10 ml वाटर यहाँ पे भी है, 10 ml वाटर यहाँ पर भी है। वाटर का कंसंट्रेशन इस सेल में भी उतना ही है 10 ml और यहाँ पर भी उतना ही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर अगर ये दोनों सेल को कांटेक्ट में लाया जाए तो वाटर का मूवमेंट यहाँ होगा ही नहीं, नो मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। यहाँ पे इनिशियली इस सेल का भी कंसंट्रेशन और इस सेल का भी कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। और वाटर का मूवमेंट नहीं होगा इसलिए इस दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वेयर the concentration of water is same in both the solution, in both the solution और cell। कोई भी हो, चाहे वो सेल हो या सोल्यूशन हो, अगर वहाँ का कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम रहे तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। या अगर हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सेल की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो मान लो कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन 10 ml है और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी जो है उस ह्यूमिडिटी में 10 ml वाटर है।
अभी भी तो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर भी वाटर ना यहाँ से बाहर निकलेगा और ना ही यहाँ से अंदर जाएगा, तो भी तो ये जो सेल है ये आइसोटोनिक हुआ। किसके कंपैरिजन में? इस इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में ये क्या हो गया? आइसोटोनिक हो गया। ये हमारा फर्स्ट टाइप सोल्यूशन है जो होता है आइसोटोनिक, जहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है वो दोनों तरफ सेम होता है। अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? ये एक सोल्यूशन है हाइपोटोनिक, ये एक सोल्यूशन है। कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक होता है वाटर और दूसरा होता है बाकी सारे कंपोनेंट जितने भी होते हैं। तो हम कंपोनेंट का कंसंट्रेशन ले लेते हैं। कंपोनेंट कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? मान लो 20 ml है, मान लेते हैं, और वाटर 5 ml है। इससे क्या पता चल रहा है? जो कंपोनेंट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो ये सोल्यूशन कैसा होगा? हाईली कंसंट्रेटेड होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा। अब बाहर क्या है? वाटर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब इस सेल के कंपैरिजन में वाटर यहाँ ज़्यादा है। जब इस सेल के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? वाटर यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, तो वो तो ऑस्मोसिस हो रहा है। बट ये सोल्यूशन है कैसा? ये सेल कैसा है? ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, सॉरी ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। ये हाइपरटोनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। और वाटर का कंसंट्रेशन जब कम होता है तो वो सोल्यूशन कैसा होता है? हाईली सैचुरेटेड कह लो या हाईली कंसंट्रेटेड कह लो। तो जब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है और यहाँ ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से यहाँ को मूव करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या? ये एक मीडियम था, ये कंटेनर ले लो या कोई भी मीडियम, और नहीं मीडियम ले रहे तो हम यहाँ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में सेल है। तो यहाँ पर क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। किसके कंसंट्रेशन से? कंपोनेंट के कंसंट्रेशन से। और इन्वायरमेंट में क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ध्यान देना, अगर ये सेल किसी मीडियम में हो या इन्वायरमेंट में हो तो वाटर का कंसंट्रेशन ही कंसिडर करेंगे। और अगर मीडियम में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो सेल के पास क्या हुआ? पानी कम हुआ। अगर जब पानी कम हुआ इसके पास तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्वायरमेंट्स, अगर ये छोटा सा सेल है तो इस स्वेल होके इतना बड़ा बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके पास पानी कम था, अब ये पानी यहाँ ज़्यादा था, यहाँ से मूव करके ऑस्मोसिस हुआ, ये ऐसे हो गया, स्वेल कर गया। तो इस टाइप के सोल्यूशन को या इस टाइप के मीडियम को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक मीडियम या हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक किसके कंपैरिजन में? एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। और इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में जो हमारा सेल होगा इसका वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। किससे? एनवायरनमेंट के कंसंट्रेशन से। मतलब ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अगर वाटर जो सेल में है वो अगर 20 ml है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग आई एम टेलिंग यू दिस क्वांटिटीज, ऐसा होता नहीं है, और इन्वायरमेंट में 5 ml है, तो करेगा क्या ये सेल? ये सेल क्या करेगा? अपना वाटर जो होगा रिलीज़ करेगा। कहाँ रिलीज़ करेगा? इन्वायरमेंट में। और अगर इनिशियली ये सेल ऐसा था तो जब वाटर रिलीज़ कर देगा तो ये सेल होगा कैसा? ऐसा हो जाएगा। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जैसा अब था वैसे ही अब भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि श्रिंक तो इसका मेम्ब्रेन हो रहा है ना, सेल वॉल थोड़ी में श्रिंक हो रहा है। तो प्लांट सेल और बाकी सारे सेल में यही डिफरेंस होता है
श्रिंकेज के बाद अगर ये श्रिंक हो रहा है, ये सेल क्यों श्रिंक हो रहा है? क्योंकि अपना वाटर रिलीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास वाटर कंसंट्रेशन हाई था एज कम्पेयर टू दिस इन्वायरमेंट और द मीडियम, तो ये अपना वाटर रिलीज कर दिया और इसका शेप ऐसा हो गया। ये बाकी सारे सेल की बात करें, अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल फिक्स रहता है या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। जो प्लांट सेल होता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये कभी भी श्रिंक नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ श्रिंक होगा। और इस कंडीशन को पता है क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है सिंपल टर्म में जहाँ भी लाइसिस आए या साइटोसिस आए तो इसका मतलब होता है खा जाना या डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है कि इसका जो प्लाज्मा होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर पानी रहा होगा। फ्लूइड मैट्रिक्स है तो कुछ अमाउंट तो वाटर रहा होगा, तो उस अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, ये कम हो गया। तो कम होने से क्या हुआ, इसका प्लाज्मा कम हो गया, तो प्लाज्मा खा गया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्लाज्मोलाइसिस। जहाँ पे प्लाज्मा खत्म हो रहा है, प्लाज्मा कम हो रहा है, इसलिए इसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। और सेल वॉल हमेशा रिजिड रहता है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बाकी सारे सेल्स में ऐसा होता है। होता वहाँ पर भी है, प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर भी होगा, बट इसका शेप चेंज नहीं होगा। सिर्फ एनिमल सेल या बाकी सारे सेल्स होते हैं उनका शेप चेंज होगा। दूसरी चीज़, अभी तक हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात की। जो तीसरी चीज़ है वो ये है अमीबा। जो अमीबा होता है वो जब कहीं मूव कर रहा होता है, तो ये भी एक यूनिसेलुलर है। हम इसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ है। तो इसके पास अगर कोई फूड मटेरियल आ जाए तो ये सेल क्या करता है, ये अपना एक्सटेंशन बढ़ाता है ऐसे कुछ करके और इसको इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मोलाइसिस और एंडोसाइटोसिस में यही डिफरेंस होता है। जब सेल का प्लाज्मा या सेल का कंपोनेंट सेल से बाहर जा रहा होता है उस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जहाँ पे प्लाज्मा कम हो गया सेल का। बट जब सेल, ये अमीबा सिर्फ नहीं करता है, एंडोसाइटोसिस सिर्फ अमीबा का काम नहीं है। सारे सेल्स, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, उन्हें जब भी, जैसे ये सेल है, इनके पास कोई विटामिन आया, कोई भी विटामिन आया, कोई भी न्यूट्रिएंट आया किसी फॉर्म में, अब ये सेल चाहता है कि हम इसे ले लें, तो ये भी तो यही काम करेगा, ये इसको ऐसे करके इनगल्फ कर लेगा। तो ये भी क्या कर रहा होगा, एंडोसाइटोसिस कर रहा होगा। ये भी एंडोसाइटोसिस कर रहा होगा। एंडोसाइटोसिस सिर्फ अमीबा में नहीं होता है, सारे सेल में एंडोसाइटोसिस होता है। तो जब जो प्लांट होता है, अब ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस में वाटर कब अंदर जा रहा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जहाँ पर जो सेल था उसका जो वाटर कंसंट्रेशन था वो लो था और इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, किसका, वाटर का। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट से वाटर सेल में जा रहा था, सेल स्वेल हो रहा था, तो उस जगह क्या हो रहा था, एंडोसाइटोसिस हो रहा था, जो पानी था वो अंदर जा रहा था। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब पानी बाहर आ रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो ये बात थी हमारे ऑस्मोसिस की, और इसे ऑपरेट कौन कर रहा था, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। पानी का आना, अमाउंट, वो अमाउंट डिसाइड करना कि कितना अमाउंट जाना है, कितना अमाउंट आना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो ये ऑस्मोसिस जो मैकेनिज्म था हमारे प्लांट में या ह्यूमन सेल में, ये कौन ऑपरेट कर रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा होता है। और बाकी जितने भी टॉपिक है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो होगा सेल ऑर्गेनेलीज और कुछ प्रोटेक्टिव और फंक्शनल कंपोनेंट जैसे न्यूक्लियस हो गया, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।